अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक़ ऑफिशियल के साथ मोहम्मद अज़हर सिद्दीक़ हाज़िर खिदमत है। बेल आइकॉन का सब्सक्राइब करने का इसलिए मैं कहता हूँ ताकि मैं जो इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ, जो मैं बात करना चाहता हूँ, आप तक पहुँच जाए। और दूसरा, बेल आइकॉन जब आप क्लिक कर देंगे तो सारे नोटिफिकेशंस के ज़रिए ऑटोमेटिक आपको इतला मिल जाएगी। जैसे हम एसएमएस में नहीं देखते, फ़ौरन एसएमएस आ जाता है, तो इस तरह आपको यूट्यूब के ऊपर इंफॉर्मेशन आ जाती है। कल इमरान दोस्त है हमारा, बहुत इंटेलिजेंट आदमी है, सुप्रीम कोर्ट की कवरेज करता है यार, ब्लॉगर है, वीलॉग बहुत ज़बरदस्त माशाल्लाह, बड़ी तादाद है। कल जस्टिस काजी फायज़ ईसा के केस में बड़ी तफसीली बात हुई। आवाज़ में प्रॉब्लम रही, बड़े गिले रहे लोगों के, और वो वीडियो अब रिमूव हो चुकी है, लेकिन वो तशनगी रह जाएगी। वो जो क्रिटिकल सवाल इमरान ने किए थे और जो जवाब मैंने दिए थे, वो बहुत ज़रूरी है। जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के हवाले से प्रोसीडिंग चल रही हैं जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब के ख़िलाफ़, और मामला इस वक्त 10 रुकनी बेंच के पास इस वक्त पेंडिंग है। पहले तो मैं बताता चलूँ कि हमारी जब आपस में बात हुई थी, नाजरीन के लिए भी क्लियर कर दूँ, आर्टिकल 9, 209, 210 और 211 आईन पाकिस्तान का पढ़ना ज़रूरी है। इसमें कई किताबें देखी, जुडिशल अकाउंटेबिलिटी, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की तरफ से, अथॉरिटी विदाउट accountability, the search for justice in Pakistan, impeachment of a judge and good behavior, judicial tenure, removal, immunity and accountability। तो काफ़ी डिटेल में स्टडी की हुई थी। तो हमारे यहाँ जज तैनात करने के हवाले से आर्टिकल 193 में अगर देख लिया जाए तो 45 साल एज और 10 साल प्रैक्टिस, कोई पैरामीटर्स नहीं है कि जज तैनात करते हुए। जैसे मैं तो बड़े अरसे से बात कर रहा हूँ, एक पार्लियामेंटेरियन ने आना है तो आर्टिकल 62 और 63 का इतलाक होना है। यहाँ हमारे यहाँ ऐसा प्रोसीजर है नहीं, और यही वो सवाल है जो मुख्तलिफ़ किताबों में मुख्तलिफ इस इशू के ऊपर, जजिस की ताउनीती के ऊपर, रिमूवल के ऊपर, और ये सारी डिस्कस हुई हैं चीज़ों को सामने रखते हुए। अब जजिस को जब निकालने के कॉन्टेक्स्ट में मैं बड़ा क्लियर हूँ इस हवाले से। एग्जेक्टिव का कोई काम नहीं, पार्लियामेंट का कोई काम नहीं। आईन पाकिस्तान 1973 ने तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया है, अदलिया की आज़ादी को इतना प्रोटेक्ट किया है, और इसी सिलसिले में अल जहाद ट्रस्ट केस, 2 केसेस, शरफ अफरीदी केस बड़ा वाज़ेह तौर पर जजिस तैनाती के कॉन्टेक्स्ट में आए। और जब 2010 में 18वीं तरमीम जिसने तबाही की, वो जब आई तो 18वीं तरमीम के अंदर भी पार्लियामानी कमेटी ने अपने इख्तियारात रख लिए जजिस की तैनाती के कॉन्टेक्स्ट में। वो चैलेंज हुई, सुप्रीम कोर्ट ने फिर मौका दिया और 19वीं तरमीम आई, और इस वक्त अदलिया की आज़ादी प्रोटेक्टेड है। जजिस को जब निकालने के कॉन्टेक्स्ट में है वो बड़ा क्लियर है, आर्टिकल 209 है। शायद हम लोग पढ़ नहीं पाते। बाकी बातें करने से कबल मैं चाहूँगा, वो ज़रूरी है, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है, बताया हुआ है कि क्या कंपोजिशन क्या होगी। तीसरा सवाल बड़ा अहम है कि उस दिन जस्टिस सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सवाल आया कि अगर जो प्रेसिडेंट ने रेफरेंस भेजा है वो डिफेक्ट है, उसमें कोई चीज़ें ऐसी मौजूद हैं, तो क्या सुप्रीम जुडिशल काउंसिल अपने तय देख सकती है। उसका जवाब आइन के आर्टिकल 209 में अगर देखें तो वो मौजूद है। सवाल है 3, सब आर्टिकल 3 है, इफ एट एनी टाइम द काउंसिल इज इंक्वायरिंग इनटू द कैपेसिटी ऑफ ए कंडक्ट ऑफ ए जज, यानी ये आई एम सॉरी, ये 3 का मतलब सिर्फ बताने का मकसद है कि जो जज के जिस जज के हवाले से होगी वो जज वो वहाँ से निकल जाएगा, सीनियरिटी में आता होगा। रेलेवेंट जो है वो 4 है। इफ अपॉन, अब लफ्ज़ सुनिएगा, इफ अपॉन एनी मैटर इंक्वायर्ड इनटू बाय काउंसिल, मतलब क्या है, इंक्वायरी तो सारी करनी है काउंसिल ने, ठीक है ना जी। देयर इज अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन अमंग इट्स मेंबर, द ओपिनियन ऑफ मेजॉरिटी शैल प्रीवेल, यानी इस हद तक बात कह दी। और 5वां बड़ा अहम है,
if on information from any source, इंफॉर्मेशन आनी है, इतला आनी है किसी सोर्स से, द काउंसिल और द प्रेसिडेंट इज ऑफ द ओपिनियन दैट ए जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के हवाले से ये बात सारी आगे क्लियर कर दी है। और छठे में बात बताई है, लफ्ज है, इफ आफ्टर इंक्वायरिंग इनटू द मैटर द काउंसिल रिपोर्ट टू द प्रेसिडेंट दैट इट इज ऑफ द ओपिनियन दैट द जज is incapable of performing the duties of his office or has been guilty of misconduct and that he should be removed from the office। अब लफ्ज़ ज़रा ध्यान से दिया, the president may remove judge from office। फैसला प्रेसिडेंट ने नहीं करना, फैसला सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने करना है। अब बड़ा वाज़ेह तौर पर 8 है, the council shall issue a code of conduct to be observed by the judges of the supreme court or a high court। इसका आर्टिकल 211 बड़ा अहम है। जस्टिस काजी फाइज साहब के केस में रेफरेंस आया, सुना गया अटॉर्नी जनरल को और शोकाज हो गया। तो आर्टिकल 211 बार लगाता है, द प्रोसीडिंग बिफोर द काउंसिल इट्स रिपोर्ट टू द प्रेसिडेंट इन द रिमूवल ऑफ ए जज अंडर क्लॉज 6 ऑफ आर्टिकल 2 शैल नॉट बी कॉल इन टू क्वेश्चन इन एनी कोर्ट। वाजे बंद कर दिए, इसीलिए किए कि इस हाईएस्ट बॉडी को देखना है। फिर वो कोड ऑफ कंडक्ट देखा, 2 सितंबर 2009 को सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पे है, तकरीबन 11 आर्टिकल हैं उसमें। अब आर्टिकल 2 बड़ा अहम है, वो लिखा हुआ है, ट्रूथफुल ऑफ टंग होना, वाइज इन ओपिनियन होना, कॉशंस एंड फॉरबियरिंग, ब्लेमलेस एंड अनटच्ड बाय ग्रीड, गॉड फियरिंग, लॉ अबाइडिंग। ये जजेस के बारे में बड़ा वाज़ेह तौर पर लिखा है। हमें आगे चलने से कबल मैं बाद में बताऊंगा, ये सुप्रीम जुडिशल काउंसिल प्रोसीजर ऑफ इंक्वायरी 2005 शायद किसी ने पढ़ा नहीं है। ओपिनियन लफ्ज़ डिफाइन किए हुए हैं, विल इंक्लूड अराइविंग एट ए कंक्लूजन बाय अ काउंसिल दैट मिसकंडक्ट हैज़ और हैज़ नॉट बीन टेकन प्लेस। काउंसिल ने फैसला करना। अब इंक्वायरी है, इंक्वायरी मीन्स द कंसिडरेशन ऑफ एनी मैटर in relation to a conduct of a judge by the council or a member of the council। अब जो अहम है, तरीका कार क्या होना, रिसीविंग ऑफ इंफॉर्मेशन, ये 5 है रूल। एनी मेंबर ऑफ पब्लिक मे ब्रिंग टू द नोटिस ऑफ अ काउंसिल और इट्स मेंबर द सेक्रेटरी, ये मुझसे पूरी बताई हैं कि सारी वो इतला ही देनी है, इन्फॉर्मेशन ही देनी है सदर ने। सदर को फैसला करने वाली शख्सियत नहीं है। आप कॉग्निजेंस बाय द काउंसिल without prejudice to the general requirement of receiving information the matter provided for above, nothing in this shall be read as curtail or limit the jurisdiction of the council to initiate an inquiry against a judge। ये सब ये रूल 6 देख लें, बड़ा वाज़ेह तौर पर है कि ये नहीं वो इन्फॉर्मेशन के हवाले से, जो इन्फॉर्मेशन आ गई है आगे फैसला करना है। प्रोसीजर फॉर स्क्रूटनी इन्फॉर्मेशन। अब 8वां है इंक्वायरी बाय द काउंसिल। ये सारा जितना काम है वो सारा का सारा काउंसिल ने करना है। 11 है प्रोसीजर ऑफ द काउंसिल और 12वें में रूल में है रिपोर्ट टू द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। और एक सवाल जिसका सारा सवाल ढूंढते आए हैं, अगर वो इन्फॉर्मेशन गलत है, मैं ये पढ़ना चाहूँगा आप सब लोगों के लिए, पनिशमेंट फॉर फ्रिवलेस इन्फॉर्मेशन वेर एवर द काउंसिल फाउंड दैट द इन्फॉर्मेशन और एविडेंस प्रोवाइडेड टू इट वॉज फॉल्स इन मटीरियल particulars or with the sole intention to malign a judge or scandalizing the court or to undermine it in any form whatsoever, it may direct action against all those who are found to have provided the said information or evidence as the case may be। For this purpose, the council may direct the secretary of the council to pursue the course of action against the offender। किसने कहा है रेमेडी नहीं दी हुई? ये सारा जितना कुछ है ये सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के पास है। और मैंने 14 आर्टिकल इसलिए 14 जो रूल है वो इसीलिए पढ़ा है। अब इन सारी चीज़ों को सामने रखते हुए मैं याद रखना एक लफ्ज़ बड़ा अहम है, शुड इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी बी सिक्योर्ड एट द कॉस्ट ऑफ रिटर्डेंसी और डिसफंक्शन ऑफ अदर पिलर्स ऑफ द स्टेट। पहले इल्ज़ामात आए सदर पाकिस्तान के हवाले से, वज़ीर आज़म के हवाले से, फिर वो जो कंप्लेनेंट जो जिसने दरख्वास्त दी थी ARU में एसिड रिकवरी यूनिट के हवाले से, फिर इसमें शहजाद अकबर साहब भी आ गए कि वो कौन है, किस तरह से हैं। ये टेक्निकलिटीज़ की सारी चीज़ें हैं,
सवाल है इन्फॉर्मेशन। अब इन्फॉर्मेशन अगर फौजदारी कानून में देख लिया 154 के तहत इन्फॉर्मेशन यही देनी होती थी, कत्ल हो गया, डकैती हो गई, ये तो वक्त के साथ साथ आगे दरख्वास्त लिख के कि फ़लाँ आदमी फ़लाँ खड़ा था, फ़लाँ आदमी ने पहले ये काम किया था, और FIR के अंदर वो सारे कंटेंट आना शुरू हो गए। लेकिन उससे फ़र्क कोई नहीं पड़ता, FIR जो मर्जी दे दे आप, चालान भी सबमिट होना है, फिर आगे ट्रायल होना है। इस्तगासे का तरीका कार भी है इन्फॉर्मेशन। अब इन्फॉर्मेशन का मतलब सिर्फ इतला देना है, और अगर इतला गलत दी हो तो मैंने आपके सामने रूल्स पढ़ दिए हैं, और सिर्फ नाजरीन के बताने के लिए उन रूल्स का नाम है द सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ऑफ इंक्वायरी 2005। ये वो रूल्स हैं, और इसका रूल्स का मैंने अभी आपके सामने थोड़ी देर पहले मैंने रूल 14 पढ़ा था, पनिशमेंट फॉर फ्रिवलेस इन्फॉर्मेशन के हवाले से। सुप्रीम कोर्ट ये मामले देख रही हैं अब, जैसे और फारूक नसीम साहब बड़े आसान तरीके से मामले को चला रहे हैं, बड़ी इंटेलिजेंटली। उन्होंने फैक्ट्स पे केस बनाया, और केस फैक्ट्स पे रख कर और कोशिश यही की सवाल जितने 32-33 सवाल जितने आए हैं वो सारे पार कर उनका जवाब मौजूद है। बड़े मुश्किल हालात में आए, आपको पता है अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान को अपनी मुलाजमत से हाथ धोना पड़ा इसी केस के अंदर, और कुछ ऐसी चीज़ें डिस्क्लोज नहीं होनी चाहिए थी। ये मैंने इमरान से बात की थी, वो जो कोर्ट के अंदर इन्फॉर्मेशन कोई ज़रूरत नहीं है, नो नीड एट ऑल। ये हकायक जितने भी हैं, जो कोई भी हकायक है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के सामने रखने चाहिए थे। जज्बात को काबू में रखना चाहिए, और दूसरी बात है बेंच के साथ चलना चाहिए। एक ये भी सवाल उठाया कि जैसे अनॉय कर रहे हैं, अनॉय करने के हर एक का वकील का अपना तरीक़ाकार है वकालत करने के कॉन्टेक्स्ट में, उसने अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताना है, और उस पॉइंट ऑफ व्यू पे अमल होना है। जो भी है मैं कह सकता हूँ मैंने अपना केस प्लीड करना अपने तरीके से, लेकिन बेंच के साथ चलना चाहिए। अब सवाल आता है जस्टिस काजी फाजिसा साहब के हवाले से। टेक्निकली तो मैंने बता दिया आपको, आई डोंट थिंक सो इट कैरी वेट्स। अल्टीमेटली ये मामला सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के पास जाना है, और रूल्स वगैरह सामने उठाते हैं, प्रोसीजर ऑलरेडी प्रोवाइडेड है, तो गैप्स कोई नहीं है, लेकुनास कोई नहीं है, और शोकास ले लिया गया है। और बाकायदा लास्ट डेट ऑफ हेयरिंग के ऊपर फारूक नसीम साहब ने वो एसेट्स के हवाले से डिटेल रख दी कि डिक्लेयर नहीं किया गया, इनकम टैक्स मिसेस के हवाले से बताया, इतना है, बच्चे छोटे थे। अब ये सारे फैक्ट्स अगर आप सामने रख लें, और एक सवाल पैदा हो रहा है कि शायद एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट का इतलाक नहीं, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग का केस नहीं है ये, 2013 में तरमीम हुआ नहीं, लेकिन एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट मौजूद था, फॉरेन करेंसी रेगुलेशन एक्ट में मौजूद था। और दूसरा हाल में जैसे मैं बताता हूँ, अदलिया की आज़ादी को इम्पेयर नहीं होना चाहिए, वरना तो मामला पब्लिक ऑफिस होल्डर के कॉन्टैक्ट्स में, तो फिर तो अगर ये आपकी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल नहीं दे सकती, फिर तो वो नैब और नैब का सेक्शन 9 पढ़ ले। एसेट बियॉन्ड मीन क्या है पब्लिक ऑफिस होल्डर के हवाले से। ये इनकम टैक्स का अवेजन का केस नहीं है, कौन सा कारोबार है जो इनकम टैक्स अवेजन के हवाले से बात करनी है। आपने मिस डेक्लेरेशन का केस है, ट्रेल के हवाले से बातें हैं सारी, वो सारी अदालत के सामने। और एक मैं बात बता दूं कि अगर ये सेटिस्फाई फुल बेंच को, लार्जर बेंच को कर देते हैं कि ये ट्रेल मौजूद है, इससे पैसे प्रॉपर्टीज़ खरीदी गई, ये सारी चीज़ें मौजूद हों, तो शायद रेफरेंस गवर्नमेंट के लिए बड़े मसाइल पैदा हों। लेकिन अभी तक ट्रेल सामने नहीं है, इनकम टैक्स रिटर्नों में नहीं दिया गया। ये टैक्स अवेजन का केस नहीं है, टैक्स अवेजन का तो केस है ही नहीं, ये तो बड़ा सीधा सा एक केस है। और जब दूर में जब बात आएगी मिसकंडक्ट के हवाले से, वो ये बात की बातें हैं, अभी सारा मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने जाना है। और फारूक नसीम साहब के लिए मुश्किल केस है, और बहुत बड़ी टीमें ने केस किया, और किसी ने भी वो सिर्फ और सिर्फ टेक्निकलिटीज़ में छुपे रहे पीछे, बदनीति का। अब बदनीति के कॉन्टेक्स्ट में केस बनाने की कोशिश की जा रही है फैज़ाबाद धरने के हवाले से। फैज़ाबाद धरने में एक जैसा और भी थे, अच्छा नहीं लगता ये सारे क्या कंसर्न, ये प्रॉपर्टीज़ लेना कि ना इसका। अब ये तो फैज़ाबाद धरने से बहुत पहले की ये वाक़या, उसका इससे क्या ताल्लुक़ है। कोई आज तो नहीं नई चीज़ें लगाई गई या नई चीज़ें प्रोड्यूस की गई। हमें अब अगर कोड ऑफ कंडक्ट पढ़ लें जजेस का, 2 सितंबर 2009 में दिया है, कोड ऑफ कंडक्ट टू बी ऑब्जर्व्ड बाय जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान एंड ऑफ हाई कोर्ट्स ऑफ पाकिस्तान। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के हवाले से सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट के ऊपर है, अगर आप उनको पढ़ लें तो बहुत बड़ी जिम्मेदारियाँ हैं। इसी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के पास जस्टिस फ़ारूक इरफान साहब का केस गया, ट्रायल हुआ, ट्रायल चल रहा था और उन्होंने इस्तीफ़ा दिया। जस्टिस शौकत अली सिद्दीकी का केस आया, ट्रायल कंक्लूड हुआ और उन्हें कानूनी तौर पर बाकायदा रिमूव किया गया।
आर्टिकल 209 रिटर्नेड नहीं है, ना हो सकता। आईनी प्रोविजन तो सवाल ही कोई पैदा नहीं होता। और अगर उसमें यानी रीडिंग डाउन का प्रिंसिपल अब यहाँ क्या अप्लाई किया जाएगा और क्या देखा जाएगा। और मैं एक चीज़ जो बड़ी अहम है, सदर पे इतनी जिम्मेदारी या वज़ीर आज़म पे इतनी जिम्मेदारी डाली नहीं जा सकती। अगर गलत इन्फॉर्मेशन दी है, रेमेडी प्रोवाइडेड है। और ओपिनियन भाई सदर ने फैसला नहीं करना है, ना वज़ीर आज़म ने रिमूव करना है। अगर तो उन्होंने फैसला करना होता, यानी 58(2)B के हवाले से मैं ख्वाजा तारक रहीम और जब असेंबलियाँ तोड़ी गई हैं तो वहाँ पूरा जहन अप्लाई करने के हवाले से पूरा माइंड, भाई वहाँ एक डिसीजन मेकिंग करनी है फॉर अ डिसीजन, इंफॉर्मेशन के कॉन्टेक्स्ट में नहीं है। यानी यहां पर ओपिनियन का म्यार वो नहीं होगा। जब ओपिनियन आपने करना है, डिसीजन लेना है, तो ओपिनियन का म्यार वो होगा जो आइन और कानून और मुख्तलिफ जजमेंट्स के अंदर मौजूद है। मैं समझता हूं ऐसा भी कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही है। बहरहाल ये मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने है। सुप्रीम कोर्ट ने देखना बहुत बड़ी जिम्मेदारी है जजिस अकाउंटेबिलिटी के कॉन्टेक्स्ट में। अकाउंटेबिलिटी या क्रॉस बोर्ड इस वक्त चल रही है पाकिस्तान के अंदर। सवाल जो मर्जी उठाते रहे अपोजिशन वाले, लेकिन तारीख में पहली दफ़ा ऐसा हो रहा है कि हुकूमत वक्त की भी अकाउंटेबिलिटी हो रही है। और इसी तरह अगर देखा जाए मुख्तलिफ इदारों के अंदर भी अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस जारी है। इस अकाउंटेबिलिटी प्रोसेस को आगे बढ़ना चाहिए। ख़त्म करने से पहले मैं फिर बात दोहरा दूँ जो मैंने बीच में कही थी, शुड इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी बी सिक्योर्ड एट द कॉस्ट ऑफ रिटंडेंसी और डिसफंक्शन ऑफ अदर पिलर्स ऑफ स्टेट। इंफॉर्मेशन आ चुकी है और आइन के आर्टिकल 209 के तहत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को इख्तियार है अपने तयवी काम करने का। इंफॉर्मेशन गलत है या सही है, उसके खिलाफ क्या एक्शन लेना है, वो तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ले सकती है, इख्तियार मौजूद है रूल्स के अंदर। मगर अब इंफॉर्मेशन तो सामने है, इस इंफॉर्मेशन को मंतकी अंजाम तक पहुँचना है। इजाज़त दीजिएगा, बहुत शुक्रिया।